से कुछ चीजें अपडेट की हैं। क्लास में नए लग रहे हो बेटा? हाँ, कुछ खड़े होकर अपने बारे में बताओ। परिवार में सबसे पहले तो स्वागत है। गुरुकुल एक परिवार है, पहले इस बात को समझो, ठीक है? तो फैमिली वैल्यूज को यहाँ कैरी करके चलना, ठीक है? ये जो हमारा संस्थान है जिसकी हम नींव रख रहे हैं वो बहुत ही अपने समय से पहले की नींव है, क्योंकि हम ये जो नींव रख रहे हैं, जो हम फाउंडेशन बना रहे हैं, वो उस प्राचीन भारत की फाउंडेशन बना रहे हैं जिसकी वजह से हम बहुत टॉप पर थे, ठीक है? जिसकी वजह से हम जाने जाते थे। अभी वो चीज़ें हो रही हैं जो होनी चाहिए एग्जैक्टली। सो ये फैमिली वैल्यूज़ हैं और फैमिली के साथ हम इसी तरह से रहते हैं। तो यहाँ एक रूल है, जितने भी हमारे नए बच्चे आए अपनी कोई कमी छुपाना नहीं, ठीक है? तो कोई भी आपको दिक्कत आ रही है, कोई भी कमी आपको लग रही है, वो आप हमसे ज़रूर शेयर करेंगे, ज़रूर डिस्कस करेंगे। आप यहाँ क्यों आए हैं? अपनी कमियों को दूर करने के लिए। आप छुप के बैठ सकते हो, आप पीछे बैठ सकते हो, लेकिन इस संसार का जो ये कॉम्पिटेटिवनेस है ना, इससे नहीं बच सकते। कल बहुत सी घटनाएं हुई, आप लोगों ने उसको बहुत अलग तरीके से देखा। बैठ जाओ। उन घटनाओं में जो सबसे इंपॉर्टेंट था, आपने देखा कि जब इसकी सॉफ्ट लैंडिंग होने जा रही थी तो के शिवन सर बैठे हुए थे। 2019 में आपने उन्हें पूरे देश ने उन्हें रोते हुए देखा था। चंद्रयान तीन, ठीक है? कल मैं इस पे बारे में एक लाइव क्लास में बहुत सी चर्चा कर रहा था। आज बहुत से चैनल ने बहुत सी चीज़ों को ऐसे ही उठा लिया एज इट इज़, राइट? और मुझे मेरी टीम ने 15 मिनट पहले बताया था। मैं इंडिया 2030 की क्लास लेने जा रहा था, पता नहीं लोग मुझे समझते क्या हैं। बाद में टीम ने कहा हमें आप पे पूरा विश्वास था कि आप कर लोगे, ठीक है? ये स्थिति है। मैंने कहा साइंटिफिक मुद्दों पे बात करनी होती है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो ये है कि भारत का जो सफ़र था ना, वो कभी आप अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को पढ़ेंगे तो हम साइकिल पे अपने रॉकेट के टुकड़े लेके चला करते थे, बैलगाड़ियों पर रख के चला करते थे। हमारी वैज्ञानिक जिजीविषा, यानी कि जो हमारी साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वो बहुत हाई रही है हमेशा से। और वहां से पूरी दुनिया कल दो भागों में बट के हमें देख रही थी। दुनिया के बहुत से देश ये सोच रहे थे भारत का ये मिशन फेल हो जाए, दुआएं मांगी जा रही थी फेलियर की। और हम ये सबसे कठिन लड़ाई को कल हमने जीता। चंद्रयान 2 की फेलियर देखी, 1 में हमें सक्सेस नहीं मिली उतनी अच्छी, 3 में जाके हमने वो कर दिखाया जो इतिहास में अद्भुत रहा। तो हमने चंद्रयान से ये सीखने को मिला कि आपकी मंजिल भले चाहे चंद्रमा हो, दक्षिणी ध्रुव हो, जो आंखों से नहीं दिख रहा हो, उल्टा हो, लेकिन अगर आपके मन में कोई चीज़ है और आपके सामने वो वास्तविकता नहीं, और आप अपनी एक, जिसे कहते हैं ऑर्बिट, अपनी जो टेरिटरी को पाना चाहते हैं और आप उसके लिए पागल हैं, तो आप उसे पा सकते हैं, भले चाहे वो आज आपकी आंखों के सामने ना हो। दक्षिणी ध्रुव हमसे बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है, डायरेक्टली वो हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते। इसमें एक ऐसा चरण भी आया जहां आप डायरेक्टली उसको मॉनिटर नहीं कर सकते, कुछ समय के लिए वो पाथ गायब हो जाता है। तो इंसान की जिंदगी में एक बार ऐसा भी वक्त आता है जहां उसको उसकी मंजिल दिखती नहीं है, लेकिन अगर वो सही कैलकुलेशन के साथ रास्तों पे चलता रहे तो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। और असफलताएं जो होती हैं वो सफलता की गारंटी। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब आपने इसरो चीफ को, सोमनाथ सर को सुना होगा, एक लाइन उसमें बड़ी खूबसूरत सी थी, बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही कि हम कई रातों से सोए नहीं, हम बहुत पेन से गुजरे। और जब उस सेंटर के हेड बोल रहे थे तो उसमें एक उन्होंने बड़ी खूबसूरत सी बात कही, मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तब हमने प्रण किया था 2019 से हम सोए नहीं हैं, 2019 से हम बेचैन हैं। आप सोचो 2023 में हमें किसी सपने के लिए हमें कितना डेडिकेशन देना पड़ता, और पूरी टीम रात दिन पागलों की तरह इस पर लगी रही। बोले लेकिन इस बार हमने अपना सपना बदल दिया। इस बार 2019 में जब हम पूरी दुनिया के सामने, लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया, भारत के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहा गया। अभी आप देखिए बीबीसी की कितनी आलोचना हो रही है। इन्होंने भारत के सारे इसको प्रोपेगेंडा करार दे दिया था इन्होंने। ये आज भी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी उस ब्रिटिश माइंडसेट के साथ निकली। मैंने कहा ना, दुश्मन अंदर है, बाहर नहीं बैठा है। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत लाइन कही, अगर तुम्हारी जिंदगी में उतर जाए तो बहुत अच्छा। उन्होंने कहा कि 2019 में हम फेल हुए, सफलता से बात केवल 2 किलोमीटर दूर रह गए। इस बार जब हमने चंद्रयान 3 उड़ाया तो सफल होने के लिए नहीं उड़ाया। उनकी बड़ी खूबसूरत बात है, उन्होंने कल कही, बोला हम सफल होंगे इसके लिए हमने उड़ाया नहीं उसको, हमने उड़ाया कि इस बार हम 0 एरर करेंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने कहा जब इस बार चंद्रयान 3 के लिए हमारी टीम तैयार हुई, 2019 से लेकर अब तक
हमने सिर्फ 0 एरर के लिए काम किया। उन्हें पता था कि हम सफल होंगे ही होंगे। आपका आत्मविश्वास एक समय ऐसी जगह पहुंच जाता है जब आप मेहनत करते हैं। उन्होंने कहा कि हम लैंड तो करेंगे, इसमें हमें कोई डाउट ही नहीं है, पर उन्होंने कहा कि साइंटिफिक जगत में 0 एरर के साथ उतरेंगे। 0 एरर मतलब 100% परफेक्ट चीज। और इस बार चंद्रयान ने उतरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जरा सा भी एरर नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमें इस पे डाउट ही नहीं था कि हम इसकी जो है वो सफल लैंडिंग करा लेंगे, हमें कुछ इस पे सोचना ही नहीं था। हमने इस बार अपना स्टैंडर्ड इतना ऊंचा कर दिया कि हम उतरेंगे लेकिन 0 एरर के साथ उतरेंगे, कि हमसे एक भी जो है 1% की गलती नहीं। और उन्होंने वो कर दिखाया। ये होता है इंसान के मन में बात, कि अपने फेलियर को वो अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेता है। ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी है कि मतलब इंसान अगर चाहते तो क्या नहीं हो। ये नहीं था कि इस बार चलो 2 में नहीं उतर पाए तो हम 3 में उतर के दिखा। उतरना बोले पुरानी बात हो गई। हमारी जितनी आलोचना, जो गलतियां हुई, हम सब खत्म कर रहे हैं। हम 0 एरर पे आ रहे हैं कि हम उतरेंगे, और ऐसा उतरेंगे कि पूरी दुनिया हमारे हमसे पूछने आएगी कि वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप बताओ तो, कि आपने इतनी एक्सपर्टीज पैदा कैसे कर दी कि इस पूरी लैंडिंग में एरर ही नहीं हुई आपसे। और वही हमने करके दिखा दिया। और जैसे हमने करके दिखाया, पूरी दुनिया, देखिए जो विजेता होता है ना, उसको किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती है। पूरी दुनिया हमारे साथ आकर जुड़ने के लिए तैयार है। नासा ने अपना प्रपोजल भेज दिया। क्या क्या स्टेटमेंट आया है कि नासा को बहुत गर्व हो रहा है कि वो भारत के इस महा मिशन में साथ है। नासा को ये गर्व हो रहा है। ये सारी चीजें हैं, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अब भारत जो है वो अपनी बात कहने लगा है। मुझे इस पूरी कहानी में ये सारी चीजें तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल थी। जो मुझे आज रंगनाथन जी का एक मुझे जो है वो बहुत अच्छा ट्वीट लगा। मुझे इतना कुछ मैंने पढ़ा, ये बहुत प्यारा जो है उन्होंने लिखा है। और आज के देश में वो जो है वो राष्ट्रवाद पे काफ़ी कुछ बोल रहे हैं टीवी एंकर के रूप में। मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ उन्होंने लिखा क्या है। और हम भारतीयों को अगर ये समझ में आ जाए ना, तो शायद हमारा यही स्वर्णिम युग शुरू होने जा रहा है। जरा इसको समझो क्या उन्होंने कहा। उन्होंने लिखा, स्टेटमेंट आज अपना उन्होंने ट्वीट किया है, ब्रह्मगुप्त द्वारा गुरुत्वाकर्षण। देखो कोई भारतीय खुले मंच पर बोल रहा है, और क्या बोल रहा है जरा इसके बारे में। हम भारतीयों को शर्म आती थी, हम अपनी चीजों को बताने में, इतिहास की जो दबिश थी ना, जो ये धूल हमारे ऊपर जमी थी, हमें शर्म आती थी। इन्होंने लिखा क्या है, अगर आप भारतीय समझ पाए तो समझना। इन्होंने लिखा है कि ब्रह्मगुप्त द्वारा गुरुत्वाकर्षण। क्या लिख के हम समझ क्या रहे, ये बोल रहे, समझ रहे हो क्या लिख रहे? ग्रेविटी, दिस इज अबाउट ग्रेविटी। तुम जानते हो जब हम इसके बारे में बात करते थे तो पूरे फालतू बातें करते हैं इंडियंस, इनकी तो अपनी कोई लिपि, हमसे बोला जाता था हमारी कोई लिपि नहीं है। और हम इतना आगे चले जा चुके थे कि हमें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। हम गुरु शिष्य परंपरा में इतना आगे थे कि गुरु अपने शिष्य को तैयार करता था, वो ज्ञान दे देता था, इसको फॉरेनर समझ ही नहीं पाए। इन्होंने लिखा, ब्रह्मगुप्त द्वारा गुरुत्वाकर्षण की खोज के, इनका ट्वीट है, 1500 साल बाद न्यूटन की ऐसी तैसी कर दी। हमें ग्रेविटी किसके बारे में पढ़ाया जाता है? न्यूटन। 1500 साल बाद, अभी इस पे रुके नहीं, इसके बाद कहते हैं भास्कर, भास्कर द्वारा कैलकुलस की खोज। लो, न्यूटन से सब कुछ ले लिया। कैलकुलस की खोज के 1000 साल बाद फिर कहते हैं नीलकंठ द्वारा सूर्य केंद्र, यानी सन सेंट्रिक, सन सेंट्रिक, सूर्य केंद्रित, यानी कि जो आज जिसके बारे में आगे चलकर कोपरनिकस ने बात की, इसके बाद सूर्य केंद्रित सिद्धांत, यानी इसको हम लोग हेलियोसेंट्रिक बोलते हैं, सूर्य केंद्रित सिद्धांत के 500 साल बाद, 500 साल बाद, आजादी के 75 सालों बाद हमें यह उपलब्धि हासिल हुई। जानते हो क्या मारा है इन्होंने? भारत का इतिहास समेट दिया। क्या कह गए? हम भारतीय डाल्टन के बारे में बात करते हैं कि एटॉमिक थ्योरी दी है, महर्षि कणाद के बारे में बात नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगातार शर्म आती थी। फॉरेन हमसे कहता था कि देखो तुम्हारे पास कुछ लिखित है नहीं, तुम लोग दकियानूसी बातें करने वाले लोग हो। और हम उनसे कहते थे कि हम बहुत पहले ही वैज्ञानिक थे,
कल की घटना बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। कल की घटना में सबसे बड़ी बात है कि देश का यूथ देख रहा था, और ये बदलते भारत की तस्वीर है, इसको हल्के में मत लेना। और कल का यूथ इस बात को लेकर बहुत ईगर था, चाहे वो किसी रूप में खुशी मनाए, डीपी लगाए, कुछ भी करे। कल बहुत लंबे समय बाद किसी प्रेमी प्रेमिका को छोड़कर, क्रिकेट मैच को छोड़कर, युद्ध को छोड़कर, देश का यूथ साइंस के बारे में बात कर रहा था। वो दुआएं मांग रहा था कि चंद्रयान 3 सफल हो जाए, वो इसको लेकर अपडेट हो रहा था। ये बदलते भारत की तस्वीर है, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि हम सिर्फ आईपीएल में इकट्ठा होते हैं, हम सिर्फ क्रिकेट मैच में इकट्ठा होते हैं, हम सिर्फ किसी प्रेम विवाद पर, किसी सीमा विवाद पर इकट्ठा होते हैं। बाकी साइंस वाइंस तो हमारे देश में आता जाता रहता है, ये किसी खास वर्ग का खेल था। इसका सीधा सा मतलब है कि यूथ बहुत जागरूक हो रहा है, वो अपनी चीजों को, अपनी साइंटिफिक उपलब्धियों को बहुत ध्यान से देख रहा है। और किसी भी राष्ट्र को, किसी भी नेशन को जब एक्साइट करना होता है तो इस तरह की घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लेकर जाती है। और आप देख रहे हैं जिस तरह से इसका जश्न मनाया गया, जिस तरह से इसका लाइव टेलीकास्ट किया गया, जिस तरह से पूरे देश में इसकी चर्चा हो रही है, फ्रंट पेज पर ये आ रहा है, पूरी दुनिया के लोग हमें बधाइयां दे रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये उस भारत की तस्वीर है जो अपने साइंटिफिक टेम्परामेंट को वापस सर्च कर रहा है। बीच के बहुत लंबे समय तक हमें एक अंधविश्वासी, हमें एक आस्था में विश्वास रखने वाले, जादू टोना करने वाले सपेरों के देश के रूप में प्रस्तुत किया गया था। और इसकी वजह से पूरे देश का जो टैलेंट था वो बहुत अपने आप को बहुत ही, कहते हैं, डिस्कार्टेड, बहुत सप्रेस फील कर रहा था। और जैसे ही वो यहां से पढ़ाई करके उसको निकलने का मौका मिलता था, वो जाकर किन कंट्री को सर्व करता था? इन वेस्टर्न कंट्रीज को सर्व करता था, क्योंकि उसको ये बताया गया था कि उसका जो ज्ञान विज्ञान है उस पर उसको ग्लानि करनी चाहिए, उस पर उसको फक्र करने जैसी कोई चीज नहीं मौजूद है। इसीलिए आगे चलकर हमारे पास एक थ्योरी है जिसे ब्रेन ड्रेन थ्योरी कहते हैं। और हम क्या हुआ, हम अपने देश के टैलेंट को क्या करते थे, फॉरेन वो चला जाता था, वो यहां नहीं रुकता था, क्योंकि इस देश में रुकने, सर्व करने के लिए उसके पास कुछ नहीं हुआ करता था। उसको लगता था कि अगर वहां रुक गया तो उसका टैलेंट खराब हो जाएगा। बट नाउ एडेज जैसे जैसे भारत के लोग उपलब्धियां करते चले जा रहे हैं, भारत अपनी एम्बिशंस को रखता चला जा रहा है, अब रिवर्स ब्रेन ड्रेन शुरू होगा, जिसको हम लोग ब्रेन गेन कहेंगे। ब्रेन गेन, और यही ब्रेन गेन हमारी सबसे बड़ी ताकत थी। अब मैं आपको बताता हूं कि गुरुकुल क्यों हमारे लिए ज्ञान विज्ञान का केंद्र हुआ करते थे। अगर आप सिर्फ नालंदा के बारे में पढ़ें, जिसके बारे में इतना डॉक्यूमेंट मौजूद है, पूरी दुनिया के टैलेंटेड टीचर्स नालंदा में पढ़ाने आते थे। नालंदा वॉज ग्लोबलाइज्ड यूनिवर्सिटी, वो सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं थी, पूरी दुनिया के जो बेस्ट स्कॉलर्स थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते थे। और उसका एंट्रेंस वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रेंस इन द वर्ल्ड हुआ करता था। टफेस्ट एंट्रेंस यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षा थी उसकी सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षा थी, जो महीनों चलती थी, तब जाकर स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाता था और पूरी दुनिया के टीचर्स वहां पढ़ाने आते थे, पूरी दुनिया के। तो ये भारत के पास क्या था, ब्रेन गेन था। इसीलिए भारत मल्टी कल्चरल सोसाइटी का एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल प्रस्तुत कर पाया। इसीलिए भारत ने बहुत सबसे पहले सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, और उससे भी आगे निकलकर एक्सेप्टेंस के कॉन्सेप्ट को रखा। कल जब हम बार बार आज वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो ये वहां कॉन्सेप्ट वो रख चुके थे, क्योंकि सभी धर्मों से, सभी संस्कृतियों से बेस्ट उन्होंने निकाल लिया था और उसको स्वीकार करना उन्होंने सीख लिया था। उनको समझ में आ गया था इसको कैसे अपने लिए यूटिलाइज करना है। तो भारत अभी पिछले कुछ सालों से, अगर हम बात करें कई दशकों से, ब्रेन ड्रेन का शिकार रहा है। जो यहां का टैलेंट है वो फॉरेन चला गया। अब क्या होगा, इसके जो नतीजे होंगे कि दुनिया भर के लोग भारत में आएंगे इन साइंटिफिक टेम्परामेंट को सीखने के लिए। और शायद गोथे ने बिल्कुल सही बात कही थी, जिसको कोट किया जयशंकर ने, कि जो राष्ट्र अपना स्वयं का इतिहास नहीं जानता वो अपना भविष्य भी तैयारी नहीं कर सकता। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो बार बार ये बात निकल गई। बहुत आपने देखा कि सोमनाथ सर जो हैं, जब इसरो की इसकी रॉकेट की लॉन्चिंग होने तो वो एक मंदिर चले गए थे, अपनी आस्था को प्रदर्शित कर रहे थे। तो इसका बड़ा मजाक उड़ाया गया कि देखो साइंस है और देखो आस्था की बात कर रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक नैरेटिव तय किया जा रहा है कि हम लोग कितने दकियानूसी। भाई कोई भी वैज्ञानिक अगर चर्च चला जा रहा है, कोई नमाज पढ़ने चला जा रहा है पाकिस्तान में, ठीक है, तो क्या वो दकियानूसी है? आस्था और वैज्ञानिकता को हमने अलग नजरिए से, पश्चिम का नजरिया अलग है, क्योंकि उनके यहां जो वैज्ञानिक है वो अपनी परंपराओं का पालन नहीं कर रहा है। हमारे यहां हमारी परंपराएं ही वैज्ञानिक रही हैं। ये बहुत, आप लोग कुछ समय बाद ये सीखोगे, हमारी परंपराएं ही वैज्ञानिक रही हैं। कुरीतियों को अगर छोड़ दें वो हर जगह आती हैं।
चाहे हमारी महिलाएं, आज वो कहेंगे, फेमिनिस्ट कहेंगे लड़की माथे पे बिंदी नहीं लगाएगी, हमारे लिए वो केवल एक दकियानूसी परंपरा नहीं थी, वो साइंस था। कान नहीं छिदवाएंगे, ये साइंस है, कभी पढ़ना है इनके बारे में, क्योंकि हम एनाटॉमी को बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। हमारे साइंस और वेस्टर्न साइंस में बहुत बड़ा अंतर है। मेडिकल साइंस में, मेडिकल साइंस जो वेस्टर्न का है बीमारी होने के बाद इलाज करता है, भारतीय चिकित्सा पद्धति जो रही है वो बीमारी को पनपने से पहले ही उसके इलाज पे बात करती है। यानी प्रिकॉशन इज द बेस्ट क्योर, ये हमारा साइंस था, हमारा साइंस था। और हम विज्ञान को व्यवहार में, बड़ी खूबसूरत बात कह रहा हूं, हम विज्ञान को व्यवहार में लाने वाले लोग थे। यानी साइंस इज अवर बिहेवियर, साइंस इज नॉट द टेम्परामेंट ऑफ द स्टडी और ब्रांच ऑफ स्टडी ऑफ द, साइंस हमारे लिए नहीं था। हम क्या थे? विज्ञान को व्यवहार में लाने वाले लोग थे। हमारा जो दैनिक व्यवहार था वो विज्ञान था। हमारे बुजुर्ग नाक के सामने हाथ रखते थे और देखते थे चंद्र नाड़ी चल रही, खाना नहीं खाएंगे, सूर्य नाड़ी चल रही है, खाना खाएंगे, क्योंकि उनको पता था इसी से जठराग्नि यानी पेप्टिक जो जूसेस है वो डेवलप होंगे, जूसेस डेवलप होंगे, खाना पचेगा, खाना पचेगा तो क्या होगा? बीमारियां नहीं होंगी, एनर्जी ज्यादा से ज्यादा वो खाने से निकाल पाएंगे। आज हम ठूस लेते हैं कभी भी मौका मिले, और उसके बाद दवाई खाते हैं, डाइजीन खाओ, ये खाओ, उधर उधर डकारे मारते छोड़ते घूमते रहते हैं, हमारी हालत खराब रहती है। हमें पता ही नहीं कि खान पान का भी विज्ञान होता है। आप आश्चर्य करोगे, आयुर्वेद में थोड़ी सी भी जानकारी रखोगे, आयुर्वेद में 8 घड़ियां होती हैं, 8 क्लॉक्स आर देयर। हम एक से नहीं निपट पाते, 8 घड़ियां हुआ करती थी। और जिसके लिए नोबेल प्राइज वो लेकर गए, साइकार्डियन साइकिल, हमारे यहां बचपन से बच्चा ये बात जानता है, घरों घर में प्रैक्टिस होने वाली चीजें थी ये। तो ये इसका मतलब है विज्ञान हमारा व्यवहार था। ये बड़ी खूबसूरत लाइन, इसको लिख लेना और मुझे लौटा दिया करो यार एक पोस्टर बना के। पहले मेरा एक स्टूडेंट हुआ करता था, एक स्टूडेंट हुआ करती थी, वो जब भी मैं ऐसे कुछ बोलता था वो मुझे पोस्टर बना के वापस करते थे, मेरे पास कलेक्ट होकर रहता था। निकल जाती है अच्छी अच्छी बातें कई बार, ठीक है, तो इसको लिख लिया करो। विज्ञान हमारा व्यवहार था। हम विज्ञान सीखने के लिए स्कूल नहीं जाते थे, कॉलेज नहीं जाते थे, ब्रांच नहीं सेलेक्ट करते थे, ये आर्ट वाला है, ये साइंस वाला है। हमारा साइंस क्या था? हमारा व्यवहार था। तो ये जो चीजें हैं वो जब वापस लौटती हैं तो राष्ट्र बहुत तेजी से गर्व की तरफ आगे बढ़ता है। ये छोटी मोटी घटना नहीं है। जो आज एक स्टेटमेंट बड़ा आया है कि ये विकसित भारत की शुरुआत है, आज एक स्टेटमेंट आया है कि विकसित भारत बनने की तरफ ये बहुत मजबूत कदम है। यानी कि डेवलप कंट्री अगर हम बनना चाहते हैं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट। तो ये एक डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ा एक हमारे सामने एक दरवाजा हमारे लिए खुल गया, ठीक है, बहुत बड़ा दरवाजा, क्योंकि स्पेस रेस अब शुरू होने जा रही है। आपने कल पढ़ भी लिया होगा और मैं बार बार इसके बारे में बात कर रहा हूं कि एक नई डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी में एक नई डिप्लोमेसी आ रही है जिसको हम लोग स्पेस डिप्लोमेसी कहेंगे, यानी अंतरिक्ष कूटनीति। और अंतरिक्ष में ये क्लब बनने जा रहा है और इस क्लब में जो पहले मेंबर होंगे वही नियम कानून तय करेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर आपने किसी को स्पेस में जो ताकतवर है वही पूरी दुनिया में ताकतवर रहेगा, क्योंकि वॉर बदलने जा रही है। अब वॉर कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी, ठीक है, सब स्पेस वॉर के थ्रू। आप किसी की भी एक सैटेलाइट उड़ा दो, उसकी रेलवे खत्म, उसका बैंकिंग खत्म, उसका यूपीआई खत्म, सब खत्म, देश अपने आप कैओस होकर मर जाएगा, खत्म। तो आने वाले टाइम में स्पेस वॉर सबसे इंपॉर्टेंट होगी। तो स्पेस वॉर में भारत अब उस एलीट क्लब में शामिल हो चुका है जहां अब भारत नियमों का पालन नहीं करेगा, भारत नियम बनाएगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और अगर हमने इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आने वाले टाइम में हमारा स्पेस बिजनेस बहुत बढ़ने वाला है, बहुत बढ़ने वाला है। तो ये जो डिप्लोमेसी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है। 2 खबरों की तरफ बड़ा ध्यान आपको देना है, राइट। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट था जिन्होंने बड़े खुल के हम भारतीय कहने लगे हैं। अब हमसे पूछा जाएगा बताओ ब्रह्मगुप्त ने कौन सा गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया? बोले हमें विश्वास है, तुम्हें नहीं है, तुम जाके ढूंढो, हमें ट्रस्ट है, हम खुलकर ये बात कहने लगे हैं। तो जब खुलकर हम कोई बात कहते हैं इसका मतलब हमारा विश्वास अब उसके प्रति बढ़ रहा है। पहले हम जब बात करते थे तो हमें इतनी आलोचना का शिकार, बोले अरे दकियानूसी है, झूठ बोल रहा है, तो हमें चुप होना पड़ता था। लेकिन अब ये स्वर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो भारतीयता का स्वर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा दुनिया में हमारी ताकत भी बढ़ती चली जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक सेगमेंट है। हम ये कह रहे हैं कैलकुलस हमारे यहाँ, मैथमेटिक्स हमारे यहाँ, हम सूर्य, हम हेलियोसेंट्रिक की बात करते हैं। आज ज्योग्राफी की कोई किताब उठा के देख लो, हेलियोसेंट्रिक में कॉपरनिकस का नाम आता है, भारत का कहीं नाम नहीं है। कभी भी पढ़ोगे कि भैया सन सेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया? कॉपरनिकस ने दिया।
कई भारतीय का नाम नहीं है, जबकि ये सारी गणनाएं हमारे लिए बहुत ही प्राचीन थी। तो अब इसका मतलब है कि भारत तेजी से बदल रहा है और भारत अपनी शक्ति को पहचान रहा है। ये हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके बारे में बात, आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में जश्न मनाया गया, तो इंडियन डायस्पोरा जो है उसके साथ कनेक्ट होता जा रहा है। और इंडियन डायस्पोरा जितना कनेक्ट होता जाएगा, यानी भारत विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक, भारत उतना ही ज्यादा क्या कर पाएगा, अपनी डिप्लोमेसी को पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश कर पाएगा। दो घटनाएं एक साथ हो रही हैं, जरा इस पे ध्यान दो। चंद्रयान पे हमारी बात हुई, राइट? तो चंद्रयान में जो सबसे इंपॉर्टेंट है, चंद्रयान अगले 14 दिन करेगा क्या, ठीक है? जो लूनर वनडे है वो 14 दिन क्या करेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बात होगी। तो उसके लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि वहां हम एक्चुअली करने क्या जा रहा है। उतर तो गया, उतरने के बाद क्या ताश खेलेगा वहां पे, लूडो, कुछ नहीं, तो कुछ करेगा ना वहां पे। तो तुम्हें पहली बात तो जीएस पेपर 3 के लिए जानना चाहिए वो करेगा क्या, ठीक है? क्या करेगा 14 दिन, ठीक है? ये तो पढ़ लिया, सॉफ्ट लैंडिंग वैंडिंग हो गई। अब इसके आगे क्या करेगा, ये करेगा। चलो, हमने इसके साथ टेक्नोलॉजी को भेजा है, प्रज्ञान मिशन जो वहां पे शुरू हो रहा है, ठीक है? वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक इंस्ट्रूमेंट का नाम लिखो और इसको समझने की कोशिश करो कि वहां एक्चुअली 14 दिन वो क्या करेगा, जिससे हमें पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है। जापान ने प्रपोजल भेज दिया है कि भाई हम आपके साथ अब आगे काम करने के लिए रेडी हैं। तो वो समझने की कोशिश करो कि वो एक्चुअली में 14 दिन वहां क्या करने जा रहा है। रेडी? पहला काम रहेगा इल्सा, ILSA, लिख लो, चलो लिखना शुरू करो इल्सा के बारे में। इल्सा का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी, ठीक है? ये सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखो, नहीं तो पता लगा तुम जय हिंद करते घूमोगे, लेकिन तुम्हें कुछ पता ही नहीं रहेगा वहां होने क्या जा रहा है 14 दिन। पूरी दुनिया हमारी तरफ देख क्यों रही है, इसलिए कि हमने एक यान उतार दिया, तो हमें पता से ज्यादा जानना भी होगा। एल्सा के बारे में लिखो, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी। सीस्मिक का मतलब होता है भूकंप संबंधी क्रियाएं। माना जाता है, अभी तक जो थ्योरी है, कि ये जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से ही एक टक्कर के फलस्वरूप अलग होकर बना है, ठीक है? तो हम उस ग्रह के बारे में, हमें आने वाले टाइम में ये मिशन इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली बात, साउथ पोल पे माना जा रहा है कि फ्रोजन फॉर्म ऑफ वाटर हमारे पास मौजूद है, और वाटर का मतलब होता है H2O, ठीक है? यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु। तो आने वाले समय में हम इससे फ्यूल बना सकते हैं। आने वाले समय में जब ये स्पेस रेस शुरू होगी तो हम चंद्रमा पे कॉलोनी को एस्टैब्लिश करने में, आगे मार्स मिशन जाने के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, सीस्मिक एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी जो पिंड होता है, जो कोई ग्रह होता है, वो कई लेयर्स में बना होता है, ठीक है? तो चंद्रमा एक ठोस है, खोखला है, या जैसे हमारी पृथ्वी पर टेक्टोनिक मूवमेंट्स हो रही हैं, भूकंप आते रहते हैं, क्या वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं, उसके बारे में तो सबसे पहले हमने इल्सा एस्टैब्लिश किया है, इंस्ट्रूमेंट गया उसके साथ, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सीस्मिक एक्टिविटी फॉर द मॉनिटरिंग एंड एनालाइज क्वेक्स ऑन द लूनर सरफेस। लिखो, यानी चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर आने वाले भूकंपों, आने वाले भूकंपों का विश्लेषण करना, का विश्लेषण करना। नेक्स्ट वन इज सेस्ट, यानी सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, दूसरा इंस्ट्रूमेंट जो गया है, ठीक है? ये भविष्य की तैयारियां हो रही हैं। आज आपने देखा कि हमने गगनयान के बारे में बात कर दी, हम मानव मिशन की बात कर रहे हैं। तो मानव जब उतरेगा तो उसके लिए कंडीशंस कैसी हैं? तो अगला है CHAST, यानी सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। थर्मोफिजिकल का मतलब होता है यहां पर तापमान में बहुत वेरिएशन पाए जाते हैं, ठीक है? और फिजिकल का मतलब है वहां के भौतिक गुण कैसे हैं। तो अगर आने वाले समय में मानव बस्तियां बसानी है, या वहां से आगे प्रोजेक्शन के लिए हमें स्टेशन बनाने हैं, तो हमें वहां पर क्या होना, थर्मो यानी ताप, ताप भौतिक व्यवहार, यानी चंद्रमा का ताप भौतिक व्यवहार कैसा है, टेम्परेचर कितना वेरिएशन करता है, ठीक है? 0 से कितना नीचे है, 0 से कितना ऊपर है, और उसकी वजह से तापमान, आपको पता है भूगोल क्या बताता है कि तापमान ही भौतिक क्रियाओं के लिए, चाहे वो पत्थर का टूटना हो, अपक्षय, अपरदन, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि अगर जो हम लोग इरोजन, वेदरिंग की बात करते हैं, उसके लिए टेम्परेचर सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। टेम्परेचर इज द फर्स्ट ड्राइव, दूसरा हो गया। तीसरा है लेजर रिफ्रैक्ट्रो, लिखो, रेट्रोफ्रैक्टर एरे। ये नासा के साथ डाला गया, लेजर
रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ये नासा के साथ इसको बनाया गया है। एक्चुअली हम अभी तक जो खगोलीय दूरियां हम बातते हैं, यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, या बहुत जो खगोलीय दूरियां होती हैं कि भाई चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से इतना दूर है, एग्जैक्टली हमें नहीं पता, क्योंकि ये एग्जैक्टनेस या अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो टोटल कई बार चंद्रमा पे पहुंचने की कोशिश हुई है, ठीक है। और अभी आपने देखा लूना 25 के साथ क्या हुआ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतनी बार कोशिश हो रही है उसमें बहुत बड़ी नाकामयाबी लोगों को मिली है, क्योंकि जब हम कोई चीज प्रक्षेपित करते हैं, कहीं किसी ग्रह पर उतारते हैं, तो उसकी एग्जैक्ट दूरी का पता होना बहुत जरूरी, क्योंकि ये जो कैलकुलेशंस होती हैं वो सेकंड के कई छोटे से हिस्से में होती हैं, माइक्रो सेकंड जो है वहां पे चली जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में एग्जैक्ट दूरी हमें पता होनी चाहिए। तो लेजर, ये नासा ने छोड़ा है कि हमें एग्जैक्ट दूरी पता चल जाए ताकि प्रक्षेपण में कभी आगे हमें दिक्कत ना आए। तो रियल टाइम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में वास्तविक दूरी का पता लगाना, ये इसका काम है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में वास्तविक दूरी, इससे आने वाले टाइम में जो हमारा फेलियर है वो काफी कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन है एपीएक्सएस, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। एपीएक्सएस, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, और दूसरा लिब्स, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, कंबाइन फॉर्म में। अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आप लोग बार बार देख रहे होगे फोटो, चांद के सतह के नमूने फोटो भेजी, हम उसी फोटो में बिल्कुल मेस्मराइज हैं। क्यों भेजी, इसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं। वो देखो आजकल वो गड्ढे वाली फोटो खूब चल रही हर जगह, पहली फोटो भेज दी, हम इसी में इतने में खुश हैं, फोटो भेज दी। लेकिन वो है क्या, क्यों गया है वो फोटो, उसका पर्पस क्या है? वो इन दोनों को मिलाकर एपीएक्सएस और लिब्स, लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, इसका जो काम है वो है लूनर यानी चंद्रमा की मिट्टी का संगठन प्राप्त करना। मिट्टी कैसी, सॉइल कैसी है, सॉइल कंपोजिशन यानी मृदा का संगठन प्राप्त करना, और वहां की जो भूगोल है, जियोलॉजी है, भू आकारिकी, जियोलॉजी मींस भू आकारिकी, चंद्रमा की भू आकारिकी है कैसी, कहा जाता है ना चंद्रमा पे क्रेटर्स हैं, वो कैसे हैं, किस फॉर्म में हैं, उसके बारे में पता लगाना। जियोलॉजी एंड सॉइल कंपोजिशन, राइट। इसके बाद है अगला रंभा, RAMBHA, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइड्रोसेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। लिखो, हाइपर सेंसिटिव रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इसके साथ गया है LP, लैंगमूर प्रोब, जो वैज्ञानिक के नाम पे है, लैंगमूर प्रोब। अब आपको पता है कि चंद्रमा पर सूर्य की किरणें जो है सीधी सीधी पड़ती हैं, ठीक है। तो पृथ्वी से अलग दिन और रात का उसका कॉन्सेप्ट है। तो प्लाज्मा पदार्थ की एक अवस्था होती है, एक स्टेज होती है, जहां पदार्थ जो है वो अपना एक गुण चेंज कर देता है, अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कर देता है। सो अनदर फॉर्म, तो वहां पर प्लाज्मा एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, ये रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर और लिंगमूर प्रोब ये चेक करेंगे कि प्लाज्मा गतिविधियां चंद्रमा पर किस रूप में। और सबसे महत्वपूर्ण जो गया वो शेप गया है, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लेकिन बड़े काम के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, सबसे लास्ट वाला शेप। शेप जो है वो एक एक्सपेरिमेंट के रूप में भेजा गया है कि चंद्रमा का अध्ययन करके हमें पृथ्वी के बारे में पता करना है, ठीक है। क्योंकि अर्थ पर भी गतिविधियां हो रही है, चंद्रमा माना जा रहा है पृथ्वी का पार्ट रहा है, अर्थ का पार्ट रहा है, तो वहां से हमें बहुत कुछ पता चल पाएगा कि अर्थ पे क्या होने जा रहा है, फ्यूचर में हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, हमारी मिट्टी कैसी हो सकती है, हम बंजर तो नहीं हो जाएंगे, मानवता खत्म तो नहीं हो जाएगी, सीस्मिक एक्टिविटी कैसी हो जाएगी। तो ये बड़ा जबरदस्त शेप जो है, स्पेक्ट्रो पॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, हैबिटेबल यानी हम जो रहने योग्य हैं। तो चंद्रमा का अध्ययन करके पृथ्वी का व्यवहार पता किया जाएगा कि आने वाले समय में हमारे साथ क्या क्या हो सकता है, और ये भारत कर रहा है सारा, इसीलिए इसका डाटा इतना इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। तो अगले 14 दिन जो होंगे या जो काम शुरू हो गया है, वो इतने इंस्ट्रूमेंट काम करेंगे,
और इसकी वजह से ये बड़ा खास मिशन है, क्योंकि दुनिया को अलग सिर्फ फोटो नहीं भेजना है, सॉइल, जियोलॉजी, एग्जैक्ट आने वाले समय के लिए जो प्रक्षेपण होंगे, कितनी एग्जैक्ट दूरी है, आखिर ये फेलियर क्यों हो रहे हैं, इसके बारे में हम पता लगाएंगे। इसके साथ साथ वहां का जो थर्मोफिजिकल बिहेवियर है उसके बारे में पता लगाएंगे, वाकई में कितना पानी जमा है और कौन कौन से खनिज। सॉइल में क्या होता है, सॉइल में ढेर सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, आने वाले उसके हमें क्या क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, वो सब कुछ हम यहां पता करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ इसके माध्यम से ये जानेंगे कि भविष्य में पृथ्वी के साथ क्या हो सकता है, हमारे साथ क्या दिक्कतें आ सकती हैं या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारी की सारी जो है वो हम यहां पर चेक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सारे पॉइंट्स याद रखना। आंसर राइटिंग में फोटो नहीं मांगेंगे तुमसे इंपॉर्टेंट चीजें पूछेंगे कि अगले 14 दिन हम क्या करने जा रहे हैं। सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, ठीक है। अब इसके बाद वो रिजल्ट, पूरी दुनिया क्यों हमसे जुड़ना चाहती है और इस डाटा को क्यों यूज करना चाहती है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसीलिए साउथ पोल पे पहुंचना हमारे लिए जरूरी था। तो ये खबर रही, ये भारत की एक बड़ी जबरदस्त। लेकिन एक दूसरी खबर आई है जो आईआर से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री ब्रिक्स में है और एक स्टेटमेंट आज आया है कि ब्रिक्स में एक्सपेंशन किया जाना है। इसके बारे में बहुत बातचीत हो रही है। बहुत अच्छा मौका है कि कल वहीं पर वो थे और कल भारत ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त कर ली।